Hello बच्चों, today we are going to start with a very important chapter, national income. ये चैप्टर हम लोग मॉड्यूल से नहीं पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर हम टी.आर. जैन सर की बुक है उनसे पढ़ रहे हैं. बिकॉज मैंने ये बुक पढ़ी, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा बिकॉज एक एक चीज इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है. तो आप लोग भी इसी बुक्स के कंटेंट से पढ़ें, इट्स वेरी हेल्पफुल एंड बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स भी इसमें दिए हैं, तो हमारे को हेल्प होगा. राइट ये पढ़ने के बाद अपन मॉड्यूल अगर आपको लगे तो आप गो थ्रू कर सकते हैं. राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहले हमारे को चैप्टर में फर्स्ट पार्ट दिया क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. अब नेशनल इनकम चैप्टर में मैम आप गुड्स क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द गुड्स. बिकॉज हम जीडीपी निकालते हैं या नेशनल इनकम निकालते हैं या नेशनल आउटपुट निकालते हैं, तो दैट इज आउटपुट. आउटपुट मतलब कि गुड्स. तो आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें वैरायटी ऑफ गुड्स बनते हैं और कंज्यूम होते हैं. अब मैं आपको बोलूंगी तो वही टेबल इज गुड्स, fridge, car, washing machine, refrigerator, everything is goods. So how we will learn all these types of goods? So what we have done, the goods are divided into two broad categories. The goods are divided into two broad categories. Broadly, goods are classified into two type. दो टाइप में हमने गुड्स को बांटा है. पहला है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. सेकेंड है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. राइट तो पहला हो गया हमारा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो यहाँ पे देखा जाए तो एंड वर्ड लिखा है और नहीं लिखा है. तो बेसिकली द गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप, but broadly we make a difference between the two types of the goods. One is final goods and one is intermediate goods, one is consumption goods and one is capital goods. Now the question is, ma'am, what is final good, what is intermediate goods? तो we'll go through that one by one. तो अभी इस पैराग्राफ में आपको बस ये याद रखना है कि गुड्स को हमने दो भाग में बांटा है. वन इज फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो लिखा है काउंटलेस नंबर ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम इन इकोनॉमी. दीज आर लाइक शूज, शर्ट्स फॉर द स्कूल चिल्ड्रेन, मशीन एंड टूल्स फॉर द फार्म्स एंड द फर्म्स, guns and ammunition for defense force, ship and airplane for tourists and so on. तो इस लाइन से मुझे ये बनना है कि भाई बहुत सारे गुड्स इकोनॉमी में बनते हैं और कंज्यूम होते हैं. तो इससे अपने को लर्न करने का कोई पॉइंट नहीं है. डिफरेंट गुड्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हर गुड्स के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ब्रॉडली हम गुड्स को बस ये आप लर्न करिए कि ब्रॉडली गुड्स को क्लासिफाइड किया जाएगा फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो वन बाय वन हम इस टॉपिक को देखते हैं. तो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट. तो ये आपका दिया हुआ है डायग्राम में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. ये टी.आर. जैन सर की बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसी कारण मैंने कहा उनका नाम हम बता दें आपको. फॉलोइंग इज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज कैटेगरीज. नाउ वी कम टू फाइनल गुड्स, कि फाइनल गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है. बेटा फाइनल गुड्स के लिए जो मैं साइड में पॉइंट्स लिख रही हूँ आप लिखते जाएंगे. ऐसे गुड्स जो क्रॉस कर चुके हैं, क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन. इसका मतलब है ऐसे गुड्स जिनमें अब कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसे गुड्स जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होगा. सेकेंड, देयर इज नो वैल्यू एडिशन, मतलब कि देयर इज नो वैल्यू एडिशन, मतलब कि अब उसमें कोई और वैल्यू ऐड नहीं होगा. थर्ड, consumed by final user, consumed by final user. Now who are the final user? तो लिखा है फाइनल यूजर दो तरह के होते हैं. फाइनल यूजर दो तरह के होते हैं. वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर. वन इज कंज्यूमर,
another is producer. अगर कोई फाइनल गुड्स कंज्यूमर खरीदेगा तो उसे कंज्यूमर फाइनल गुड्स बोलेंगे, और अगर कोई फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर खरीदेगा तो उसे प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स बोलेंगे। कंज्यूमर क्यों खरीदेगा? टू सेटिस्फाई हिज वांट, सेटिस्फाई हिज वांट। और प्रोड्यूसर क्यों खरीदेगा? बिकॉज टू यूज इट एज अ फिक्स्ड एसेट। अब प्रोड्यूसर खरीद रहा है उसे एज अ फिक्स्ड एसेट। कंज्यूमर अगर कोई खर्चा करता है कंज्यूमर फाइनल गुड्स में तो उसको अपन बोलते हैं एक्सपेंडिचर। और ये कौन से एक्सपेंडिचर कहलाएगा आपका? दिस एक्सपेंडिचर विल बी कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर and it is denoted in our book with the symbol C. And expenditure made by producer is an investment expenditure and it is denoted by the word I. ठीक है, तो can I say C plus I is equals to expenditure on final goods? ठीक है, अब ये 6 पॉइंट मैं आपको एक बार समझा रही हूं। सपोज फॉर एग्जाम्पल I purchase a bag. Now अब ये बैग जो है ये इसमें अब प्रोडक्शन और नहीं होगी। जब प्रोडक्शन और नहीं होगी तो वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा। और मैंने ये जो बैग परचेज किया है ऑब्वियसली आई एम अ कंज्यूमर एंड आई बाय द गुड्स फॉर माय सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। सो दिस एक्सपेंडिचर मेड बाय मी इज नोन एज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। और प्रोड्यूसर अगर कोई खरीदेगा तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हमने अपनी यूनिट के लिए एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है प्रोडक्शन के लिए। अब यहाँ पे गुड्स है प्लांट एंड मशीनरी, क्या ये प्रोडक्शन और होना है इसमें? नहीं, वो तो मशीन रेडी हो गई है, तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं होगा। यहाँ पे कौन इसे कंज्यूम कर रहा है? इसे कौन कंज्यूम कर रहा है? प्रोड्यूसर कंज्यूम कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है? बिकॉज ही विल यूज इट एज अ फिक्स्ड एसेट। तो ये जो खर्चा प्रोड्यूसर ने किया है फिक्स्ड एसेट में इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे, राइट? अगर हम कोई भी सपोज आई बाय द लैपटॉप, डिड आई बाय इट फॉर रीसेल? क्या मैंने उसे रीसेल के लिए लिया है? नहीं, मुझे अपने यूज के लिए चाहिए था। तो दिस इज नॉट अ, ये रीसेल के लिए नहीं लिया है, तो दिस इज अ फाइनल गुड। लेकिन अगर आपने ये लैपटॉप लिया है और आप इसको फर्दर रीसेल करने वाले हैं तो देन दिस लैपटॉप इज नॉट अ फाइनल गुड, इट बिकम अ इंटरमीडिएट गुड्स, राइट? इन द सेम वे suppose I buy the sugar cane. I buy the sugar cane and make the sugar. अब मैंने शुगर केन से शुगर बनाया, तो जब मैंने ये शुगर केन खरीदा था तो ऑब्वियसली आई एम अ प्रोड्यूसर, बट वेदर आई एम यूजिंग इट एज अ फिक्स्ड एसेट? नो, आई एम doing the further processing, I am doing the further processing. तो पहला क्वेश्चन, क्या इसमें से प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है? नो, तो दिस इज नॉट अ फाइनल गुड, दिस इज नॉट अ फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो गुड्स हम लेते हैं और उनमें हम प्रोडक्शन करते हैं और फिर हम उसे बेचते हैं, तो वो बन जाता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स दो होते हैं, एक हम लेते हैं और उसमें प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसे बेचते हैं, या दूसरा हम ले रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक अ रीसेल। सपोज आपने मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने शुगर केन लेके शुगर बनाया तो दिस इज एन इंटरमीडिएट गुड्स, बट ये शुगर आई सेल टू अ होलसेलर। तो ये होलसेलर जो है उसने शुगर लिया, तो पहला क्वेश्चन, क्या उसमें प्रोडक्शन होने का है? नो। क्या कोई वैल्यू एडिशन है? यस, बिकॉज होलसेलर विल सेल टू इट रिटेलर, और वो जितने में खरीदे उससे ज्यादा में बेचेगा, देयर इज अ वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन होगा।
तो देयर इज अ वैल्यू एडिशन, तो वो फाइनल गुड्स नहीं है। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, कोई वैल्यू एडिशन उसमें नहीं होने का है, और उसे कौन खरीद रहा है? फाइनल कंज्यूमर। फाइनल गुड्स फाइनल कंज्यूमर खरीद रहे हैं। फाइनल कंज्यूमर दो तरह के होते हैं, कंज्यूमर फाइनल कंज्यूमर गुड्स, और एक होते हैं प्रोड्यूसर फाइनल गुड्स। कंज्यूमर जो लेते हैं सामान अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, और प्रोड्यूसर क्यों लेते हैं? एज अ फिक्स्ड असेट उसे लेते हैं। तो final goods are those goods which have crossed the boundary line of production and ready for use by the final user and ready to be used by a final user. Who are the final user? फिर पूछ रहा है फाइनल यूजर कौन है, तो फाइनल यूजर जल्दी जल्दी बोलो कौन है? एक होते हैं कंज्यूमर, एक होते हैं प्रोड्यूसर। अकॉर्डिंगली फाइनल गुड्स आर ऑफन क्लासिफाइड एज, इसी कारण फाइनल गुड्स को हम दो तरह से और बोल सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। नाउ दे आर सेइंग फाइनल कंज्यूमर गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट, and final producer goods are finally purchased by the producer and generally used as a fixed asset for the process of production। मतलब कोई भी सामान अगर प्रोड्यूसर ले रहा है और वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो उससे और प्रोडक्शन करेगा, तो इट बिकम अ प्रोड्यूसर गुड्स। सपोज मैंने कार खरीदी, तो मैंने अगर कार खरीदी है ताकि मेरे को भाई अपना कार में घूमना है, जो भी करना है, तो पहले बताओ क्या कार में और कोई वैल्यू एडिशन होगा? नो। तो दिस इज द फाइनल कंज्यूमर गुड्स। लेकिन अगर ओला वालों ने कार खरीदी है, तो ओला वाले क्यों खरीद रहे हैं इसे? दे आर यूजिंग इट एज अ फिक्स्ड असेट, और वो अब इसे यूज करेंगे फॉर फर्दर भाई ड्राइविंग के लिए या जो भी पैसेंजर्स हैं उनके लिए, तो दे यूज इट एज अ फिक्स्ड असेट। तो ये कहलाएगा फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, राइट। तो हम फाइनल गुड्स का क्लियर है? आप लोग को नहीं है कि क्लियर है? फटाफट एक बार जल्दी से मेरे साथ बोलो, फाइनल गुड्स जिसका प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, सेकंड कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, जो कि फाइनल यूजर यूज करने वाला है। फाइनल यूजर दो होते हैं, कंज्यूमर फाइनल और प्रोड्यूसर फाइनल। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखो, हमने ये आपको पढ़ा चुका है कि जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रहते हैं उन लोग जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। यहाँ पे final consumer goods are goods which are ready for use by the final user and consumer are the final user. Example, bread and butter as used by the consumer. Final producer goods are the goods which are ready for use by the final user as a producer and their final user. Example, tractor and harvester as used by the farmer. Now ये टॉपिक देखो, हमने आपको ये बताया था एक्सपेंडिचर, हमने कर लिया ये टॉपिक। Expenditure on final consumer goods by household is called consumption expenditure, and expenditure by producer is known as investment expenditure। तो हमने बोला फाइनल यूजर जो होते हैं वो दो होते हैं, वन इज कंज्यूमर, अनदर इज प्रोड्यूसर। और अगर कंज्यूमर जो खर्चा करता है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर जो करता है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि फाइनल गुड्स का जो एक्सपेंडिचर है वो C+I है, राइट। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द से फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब क्या है? हमने बोल दिया कि दैट goods which have crossed the boundary line of production. We mean that these goods are out of the process of production or process of value addition. Simple है, उसमें अब कोई और काम नहीं होना है। दूसरा काम नहीं होना is important, but दूसरा उसका कोई further sale भी नहीं होना है। लेकिन अगर आप कोई goods खरीद रहे हो जो further sale होगा तो वो final goods नहीं है। We mean that these goods are out of the process of production or value addition.
A shirt in retail showroom is set for sale to its final user. No value is to be added to the shirt by way of stitching, ironing, packing, etc. The only value addition left now is when it actually sold to the consumer, who is the final user. If the retailer purchased the shirt at 900 from wholesaler and sell for 1000 to consumer, there is a value addition of 100 rupees. This is the final stage of value addition to the shirt. Once it is sold to the consumer, the shirt will be treated as out of the boundary line of production and shirt worth rupees 1000 rupees as a final good. You may note that final goods are in सेकेंड क्या लिखा है, कहाँ गया? Goods are included in the estimation of national product and national income. सबसे इम्पोर्टेंट यही है. अब ये पैराग्राफ का मतलब तो आपको एक बार मैं बस बता दे रही हूँ. एक वर्ड में ध्यान देना, रिटेलर लिखा था. बोल रहा है अगर एक शर्ट तैयार हो गई है और रिटेलर उसे सेल कर रहा है तो वो ऑब्वियसली फाइनल गुड्स है, क्योंकि when the word retailer is used it automatically means कि there is no further value addition. But ये बोल रहा है कि अगर होलसेलर से रिटेलर ने 900 में शर्ट ली है and retailer is selling it to a consumer at 1000 rupees, so there is a value addition of 100 rupees from retailer to consumer, है ना. 900 का सामान वो अब रिटेलर अपना 100 रुपए मार्जिन रखेगा, प्रॉफिट रखेगा और फिर कंज्यूमर को बेचेगा, तो देयर इज अ वैल्यू एडिशन, राइट. And when the retailer sell to a consumer, then it become a final goods. वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर किया जाता है. ऑब्वियसली इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर नहीं करेंगे. जैसे सपोज अगर हम यही वाला एग्जांपल लें, होलसेलर, रिटेलर कस्टमर. तो होलसेलर ने 900 में एक शर्ट दी रिटेलर को और रिटेलर ने वही शर्ट 1000 रुपए में बेची कस्टमर को. तो हम ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स. अब हम फाइनल गुड्स की वैल्यू कितनी लेंगे, 1000 रुपीज. अब मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि होलसेलर ने रिटेलर को बेचा है 900 रुपए में, तो वो भी एक वैल्यू एडिशन करो. तो अब हम मेरा अगर मैं मान लो कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही ये होलसेलर है, एक ही रिटेलर और एक ही शर्ट है, तो हमारा जीडीपी तो उस हिसाब से 1900 आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो गलत है. एक ही चीज को आप दो बार नहीं ले सकते, क्योंकि यही शर्ट रिटेलर ने 100 रुपीज मार्जिन रख के सेल किया है. तो भाई तो हमने इसी कारण हमें क्या लेना है, 1000 रुपीज. तो नेशनल इनकम निकालते समय सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा, राइट. तो ये हमारा फाइनल गुड्स क्या होता है वो. नाउ वी कम टू इंटरमीडिएट गुड्स. बेटा अगर आपको फाइनल गुड्स क्लियर है तो इंटरमीडिएट गुड्स बहुत इजी है. सबसे पहले हमने बोला था फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस क्रॉस कर चुका है, विच क्रॉस द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसमें लिखना है विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. फिर हमने फाइनल गुड्स में सेकंड पॉइंट पढ़ा था, देयर इज अ वैल्यू एडिशन, देयर इज अ नो वैल्यू एडिशन. यहाँ पे पढ़ना है कि वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड. तो जो फाइनल गुड्स है उसी का जस्ट अपोजिट हमें लिखना है. फाइनल गुड्स में हमने लिखा था जो प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, इसमें लिखा नहीं प्रोडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है. दूसरा देयर इज स्टिल अ वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन को आप ये याद रखो कि भाई अभी होलसेलर से वी बाय द गुड्स फॉर रीसेल पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं. नाउ वी कम टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है देखते हैं अपन. which are not yet ready to use by their final user. हमने वहां पे पढ़ा था which is ready to be used by a final user. तो फाइनल यूजर हमने बोले थे दो होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स. तो यहाँ पे तो अभी रेडी नहीं हुए हैं टू बी यूज बाय अ फाइनल यूजर. फाइनल यूजर दो हैं, वन इज कंज्यूमर एंड वन इज प्रोड्यूसर. In other words, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm
फ्रॉम द अदर फर्म, देखो ये ध्यान रखना, एक फर्म खरीद रही है दूसरी फर्म से एज अ रॉ मटेरियल, या तो वो रॉ मटेरियल के तौर पे खरीद रही है या एज अ रीसेल. Example, shirt purchased by firm X from firm Y for resale are intermediate goods because value is to be added to these shirts through resale. जैसे हमने होलसेलर और रिटेलर का एग्जाम्पल दिया था, तो जब तक अगर उसमें अगर फर्दर सेल है, आप उसे परचेज कर रहे हैं फॉर रीसेल पर्पस, तो वैल्यू एडेड होने की है, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा. जैसे वुड खरीदा है कारपेंटर ने from a timber merchant for making the chair is an intermediate goods. तो या तो आप यूज कर रहे हो एज अ रॉ मटेरियल या तो आप यूज कर रहे हो फॉर रीसेल पर्पस, राइट? Because wood is used as a raw material for making a chair. Value is to be added to the wood by converting into a chair. तो सिंपल है, अगर आप फाइनल गुड्स आपको लर्न है तो विच इज डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर इज अ वैल्यू टू बी एडेड. प्लीज ध्यान देना, इंटरमीडिएट गुड्स में एनी पर्सन हु बाय द गुड्स which is used as a raw material by such person or which is used for resale by such person, then it will be called as the intermediate goods, right? मैं अगर सपोज शुगर केन का हम एग्जाम्पल दें, तो हमने शुगर केन खरीदा है और जिससे हम शुगर बनाएंगे, तो we buy one goods which is used as a raw material for us, right? In the same way, if somebody buys sugar from us and they sell in a retail outlet, तो क्या हमने गुड्स फाइनल यूजर के लिए खरीदा है? क्या फाइनल यूजर के लिए खरीदा है? नो, दैट इज फॉर रीसेल पर्पस. तो ये इस केस में ये शुगर क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स. क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स. तो इंटरमीडिएट में आपको ध्यान रखना है, आर से रॉ मटेरियल और आर से अगर हम यूज कर रहे हैं इट एज अ रीसेल पर्पस. तो यहाँ पे जो अपना हाईलाइट में दिया है वो यही दिया है कि जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्रॉस नहीं किया है, वैल्यू उसमें भी और ऐड होने की है. द गुड्स आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर. इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड बाय वन फर्म और अदर फर्म फॉर रीसेल फॉर और फॉर यूज एज अ रॉ मटेरियल. ठीक है. वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स. ये मैंने आपको ऊपर जो मैं एग्जाम्पल किए थे उसमें भी बता चुकी थी, जिसमें हमने 900 की शर्ट खरीद के 1000 में बेची थी. तो रिटेलर ने 100 रुपीज का वैल्यू एडिशन किया था और 900 का उसने मटेरियल खरीदा था, शर्ट खरीदी थी. तो बोल रहा है इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू तो ऑलरेडी फाइनल गुड्स में रिफ्लेक्ट होती है, इसी कारण इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. नेशनल इनकम निकालते समय हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे. इन द सेम वे, अगर हमने क्लॉथ खरीदा है और उस क्लॉथ से हम शर्ट बना रहे हैं, सपोज हमने क्लॉथ खरीदा है 100 रुपए में. अब इसमें मेरा शर्ट बनाने में जो खर्चा है और मैं सपोज 50 रुपीज मेरा एक्सपेंस है शर्ट बनाने में, तो माई टोटल एक्सपेंसेस 150 and I will add the 50 rupees as my profit and I will sell at 200. अब मैंने जब ये 200 में सेल किया तो पहले ये चेक करो क्या ये फाइनल यूजर को सेल हुआ है. तो फाइनल यूजर को सेल हुआ है तो ये फिर हमारा फाइनल गुड्स से नहीं. अगर किसी ने मेरे से शर्ट खरीदी और उसे वो फर्दर रीसेल करेगा तो वो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा. तो अब मुझे बताओ ये जो 200 रुपए है, क्या इसमें ये 100 रुपए की कीमत रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इसी कारण जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो डबल काउंट हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा. क्योंकि हमने ये 200 रुपए ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं जिसमें ये 100 रुपए इंक्लूडेड है. कैसे इंक्लूडेड है भाई? 100 और 50 150, उसमें हमने अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो कहीं ना कहीं 200 में ये 100 रिफ्लेक्ट होता है. तो वही लिखा, इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स. When a carpenter buy wood worth rupees 10,000 and convert into a chair worth rupees 20,000. तो बोल रहा है एक कारपेंटर वुड खरीदा 10,000 का और उसको बेचा वो 20,000 में. Then the value of the chair included in the value of the wood.
तो ये जो 20,000 की चेयर है उसमें वो ऑब्वियसली 10,000 का वो रॉ मटेरियल का खर्चा जुड़ा होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसी कारण इंटरमीडिएट गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते while calculating the national product or national income, otherwise there will be a duplication in estimation of national income. I hope ये आपको क्लियर हो गया हो कि क्या बोलना चाह रहा है। हाँ, जो खर्चा हम करते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर्स। क्या बोलते हैं हम? इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट। Expenditure on intermediate goods is known as intermediate consumption or intermediate cost. If intermediate consumption is deducted from the value of the output, we get gross value addition. क्या बोल रहा है ये? अगर हम intermediate goods की value को deduct कर देंगे from the value of the output, we'll get the value addition that is known as gross value added. ये हमारा एक मेथड भी है, हम उसमें और डिटेल में बताएंगे। अभी इस लाइन का मतलब है वैल्यू ऑफ आउटपुट। जैसे आपने अभी ऊपर एक एग्जांपल देखा था, 20,000 की चेयर है, इसमें से अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर दूं, मतलब कि 10,000 रुपए रॉ मटेरियल का ऐड कर दूं, तो यू विल गेट द वैल्यू एडेड। ठीक है, इस एग्जाम्पल के हिसाब से, बट विल गो फर्दर इन डिटेल इन द वैल्यू एडेड मेथड बिकॉज हमें स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को भी कंसिडर करना है। तो वैल्यू एड में बोल रहा है अगर आप वैल्यू ऑफ आउटपुट में से वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द वैल्यू एडिशन। तो यहाँ पे इस लाइन का यही मतलब है, वैल्यू ऑफ आउटपुट से चेयर 20,000 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड 10,000, यू विल गेट द वैल्यू एडेड। तो आई एम सेइंग दैट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट minus value of intermediate goods. हमने जैसे एक और एग्जांपल लिया था जिसमें हमने 200 रुपीज में शुगर बेचा था, तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स हमारा कितना था? 100 रुपीज। तो देयर इज अ वैल्यू एडिशन ऑफ 100। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, यू विल गेट द वैल्यू एडिशन। Now the question is कि whether the good is intermediate goods or a final goods, ये depend करता है user के ऊपर। तो it depend upon the user. It is not possible to name ये वाले goods final goods हैं और ये वाले goods intermediate goods हैं। मैं बोल देती हूँ shirts जो है वो final goods हैं और जो कपड़ा है, cloth है, वो फिर हमारा intermediate goods है। तो ऐसा कोई रूल ही नहीं है, क्योंकि एक goods वो डिपेंड करता है कि यूजर कौन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरमीडिएट गुड्स है कि वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, ये डिपेंड टोटली यूज के ऊपर करता है। अब सपोज जैसे हम बोल रहे हैं शर्ट, अगर शर्ट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को दे रहा है, तो यहाँ पे जो शर्ट मैन्युफैक्चरर होलसेलर को दे रहा है, तो क्या यहाँ पे सोचो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, क्या ये इसे फर्दर रीसेल के लिए, इंटरमीडिएट में हमने बोला था या तो रॉ मटेरियल या तो रीसेल के लिए, तो ये रीसेल के लिए है, तो ऑब्वियसली इट बिकम अ इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट, एंड नाउ इट इज यूज्ड बाय फाइनल यूजर। तो ये हम नहीं कह सकते कि कौन से गुड्स फाइनल गुड्स है और कौन से गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हैं। इट टोटली डिपेंड अपॉन द एंड यूज। ठीक है, sugar used as a raw material in the production of biscuit is an intermediate goods, but sugar used by household in a milk or tea is a final goods. Likewise, paper purchased by student in a final good, but when purchased by publisher, it is an intermediate goods. तो ये डिपेंड करता है यूजर के ऊपर और कंजम्पशन के ऊपर। आई थिंक फ्रॉम दिस एग्जांपल आपको एकदम क्लियर होगा कि शुगर हमने अगर खरीदा है और वो अगर हमने घर के लिए खरीदा है तो दैट इज अ फाइनल गुड्स। लेकिन अगर कोई कंपनी है जैसे डाबर के शरबत आते हैं, तो उसमें तो शुगर इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल, तो इन दिस केस फॉर डाबर कंपनी इट बिकम एन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द एंड यूज के ऊपर गुड्स डिपेंड करता है कि वो फाइनल गुड्स है कि इंटरमीडिएट गुड्स है। राइट, नेक्स्ट देखते हैं।
While classifying good as a final or intermediate, what matter is end use of the goods. You have to check the end use of good. If it is used by the producer as a raw material, it is treated as intermediate good. Also, if it is purchased and resale, मतलब resale के लिए है, it is treated as intermediate goods. तुमको दो R याद रखने, एक raw material और एक resale, तो वो intermediate goods हैं. लेकिन if it is purchased by producer as a fixed asset, जो अपन बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं उससे हम प्रोडक्शन करेंगे, like tractor used by a farmer, it will be treated as final good. And of course, goods purchased by household for final consumption are to be treated as final goods. Thus, a good as such, it is not to be named as a final or intermediary. Milk as such is not taken as final or intermediary. It is to be depend upon the end use. भाई देखो, अगर हम मिल्क घर के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल एंड यूज है उसका, तो अब उसके बाद वो हमारा वो फाइनल गुड्स है. लेकिन अगर हम ये बोलें कि अमूल कंपनी इज टेकिंग अ मिल्क फॉर मेकिंग अ पनीर, या कोई जो बेकरी शॉप्स है वो दूध ले रहे हैं और उससे बिस्किट्स वगैरह या केक्स वगैरह बना रहे हैं, तो इन दैट केस द मिल्क बिकम अ रॉ मटेरियल, एंड रॉ मटेरियल है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है. तो यहाँ पे कुल मिला के पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है. अब ये बुक में एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है. इतनी पूरी कहानी पढ़ने के बजाय आप ये डिफरेंस पढ़ लेंगे तो भी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अब आपने जो पढ़ लिया, अब ये डिफरेंस आप याद रख लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, ये आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, and are not ready for use by their final user, and it is ready to be used for the final user. The goods may be used as a raw material. Yeah, the goods may be used by, but goods may be resold by the firm for the profit during an accounting year. These goods are not used as a raw material, and these goods are not resold by the firm for the profit during. Value is to be added, value not to be added. एक्सपेंडिचर इसमें बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या दिया. ये नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते, इसको हम नेशनल इनकम में कंसिडर करते हैं. तो अपन को फटाफट याद करना है इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स जो क्रॉस कर चुका है प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन विच हैज नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन. वैल्यू इज नॉट टू बी एडेड, वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड. कंज्यूमर यहाँ पे जो होते हैं वो फाइनल यूजर होते हैं. अभी यहाँ पे फाइनल यूजर नहीं है, देयर इज आर और आर, दैट इज इफ एनी गुड्स इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस और यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल. और फाइनल यूजर में हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक होते हैं कंज्यूमर और एक होते हैं हमारे प्रोड्यूसर. कंज्यूमर जो होते हैं वो इसलिए गुड्स खरीद रहे हैं टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, और प्रोड्यूसर जो गुड्स खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं टू यूज इट एज अ फिक्स्ड एसेट. इसमें जो खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर को हम C+I बोलते हैं, और इसमें जो होता है उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन. Very important, it is considered for calculating of the national income. It is not considered for calculating the national income. Why? Because the value of intermediate goods is already reflected in a final goods. And how we can consider कि ये वाले goods final goods है, ये intermediate goods हैं. These totally depend upon the end use. End use के ऊपर depend करता है. राइट, आई होप कि आपको ये लर्न हो गया हो. देखो ये बस डिफरेंस आप लर्न कर लो, बस दैट्स इट. ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. वन इज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. तो आई होप दिस class is clear to you. So the next type of good, that is consumption goods and capital goods, we will do in next class. Thank you.